बाबूजी, पानी खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। अगर गांव में घुसा तो लोग डूबने से पहले ठंड में मर जाएंगे। हमें कुछ करना होगा, जल्दी चलिए। पहाड़ों पर लटकता हुआ घर, हिमालय की गोद में बसा काशीपुर गांव, जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, आज कुदरत के कहर का सामना कर रहा था। भादों का महीना बीत चुका था और कार्तिक की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन मौसम ने एक भयानक करवट ली। आसमान से केवल बारिश नहीं बल्कि बारिश के साथ बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े भी गिर रहे थे। हवा इतनी सर्द थी कि हड्डियों को चीर दे रही थी। नदी का शोर किसी भूखे राक्षस की दहाड़ के जैसा लग रहा था। बाबूजी, नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर आ चुका है और यह ठंड तो जान ले लेगी। पानी बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा है। अगर यह गांव में घुसा तो लोग डूबने से पहले ही ठंड में मर जाएंगे। मोहन, मैंने अपने 56 साल के जीवन में ऐसे कड़ाके की ठंड और बाढ़ एक साथ कभी नहीं देखी। ऊपर से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। शायद हमें कुछ करना होगा। मैं विशाल को देखने भेजता हूँ। वो अभी तक लौटा क्यों नहीं? उसे गए हुए बहुत देर हो गई है। मुझे तो घबराहट हो रही है। बांध टूटने वाला है बाबूजी। मोहन भैया, मैंने अभी देखा पानी के साथ बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े बहकर आ रहे हैं। वो पत्थरों से टकरा रहे हैं। हमें अभी निकलना होगा, इसी वक्त। क्या अभी? लेकिन हम मर जाएंगे। इतनी रात और यह तूफान, हम जाएं तो कहाँ जाएं? सवाल मत करो भाभी, बस भागो। पानी किसी भी पल गांव में घुस सकता है। पायल, गौरी, रोने का वक्त नहीं है, जल्दी करो। खाने का सामान, सूखे कपड़े और जितने भी कंबल मिल सकते हैं सब बांध लो। माचिस और सूखी लकड़ियां मत भूलना। ऊपर पहाड़ों पर आग नहीं जली तो हम ठंड से अकड़ जाएंगे। बच्चों के लिए गुड़ और चने की पोटली अलग से बनाना। दीदी, दाल और चावल भी रख लूं? पोटली भारी हो जाएगी। अरे खाने का छोड़ो, पहले ओढ़ने का सामान लो, वरना ठंड मार डालेगी। बच्चों को जल्दी तैयार करो। मेरा घर, मेरी गृहस्थी सब इस बर्फीले पानी में बह जाएगा। मैंने तिनका तिनका जोड़कर इसे बनाया था। माँ, जान बची तो घर फिर बना लेंगे। दीवारों से ईंटें नहीं, लोग घर बनाते। अभी जगदम्बा काकी को पीठ पर लादना होगा। बाहर तापमान शून्य से भी नीचे जा रहा है। पूरा परिवार और गांव के कुछ अन्य लोग अपना सब कुछ छोड़कर पहाड़ों की खड़ी ऊंचाई चढ़ने लगे। बारिश और बर्फबारी ने रास्तों को फिसलन भरा बना दिया था। हर कदम पर मौत का साया। सबसे बड़ी दुश्मन थी ठंड। गीले कपड़ों में हवा के झोंके शरीर को सुन्न कर रहे थे। मम्मा, मेरे पैर में चुभ रहा है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बस बेटा, थोड़ा और, जल्दी ही किसी तरह सुरक्षित जगह पहुंच जाएंगे। देखो चाचू कैसे दादी को लेके चल रहे हैं। तुम तो बहादुर बच्चे हो ना। बेटा अमर, मुझे यहीं छोड़ दे। मैं बोझ हूँ। इस ठंड में मेरे प्राण वैसे भी नहीं बचेंगे। तुम लोग तेज चल सकोगे। काकी, खबरदार जो ऐसा दोबारा बोला। जब तक मेरे शरीर में गर्मी है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम बोझ नहीं हो, तुम हमारे परिवार की नींव हो। बस तुम सो मत जाना, जागती रहो, मुझसे बातें करते रहो। भैया देखो, हमारा स्कूल, हमारा घर सब पानी में डूब गया। गायों की आवाज आ रही है। पीछे मत देखो विशाल, आगे चलो। अगर हम रुके तो हम भी नहीं बचेंगे। भैया, हमें यहीं रुकना होगा। आगे रास्ता बंद है और अंधेरा हो रहा है। अगर हम और चले तो ठंड से गिरकर मर जाएंगे। वो देखो, वो चट्टान के नीचे थोड़ी सी जगह है। हाँ, यह जगह थोड़ी आड़ में है। यहीं डेरा डालो। सबसे पहले आग जलाओ, बच्चों को गर्मी दो। वो जगह समुद्र तल से हजारों फीट ऊपर थी। हवा में ऑक्सीजन कम और ठंड ज्यादा थी। यह एक कुदरती गुफा जैसे स्थान था, जहाँ एक तरफ खाई थी और दूसरी तरफ पहाड़। पांचों भाइयों ने मिलकर गुफा के मुहाने पर बड़े बड़े पत्थर और लकड़ियों से एक आड़ बनाई, ताकि बर्फीली हवा सीधे अंदर न आ सके। अमर भैया, वो बड़ा पत्थर वहां लगाओ। और विशाल, वो टूटी हुई टहनी को तिरछा फंसाओ। हवा बाईं तरफ से काट रही है। अगर इसे नहीं रोका तो आग नहीं जलेगी। शोभित, यह प्लास्टिक की सीट यहाँ लगा दूं? इससे हवा रुक जाएगी। हाँ, उसे कसकर बांधो। और विशाल, तुम छोटे पत्थर लाओ, नीचे की दरारों को भरना है। सब सो गए। हाँ, बच्चे सो गए, लेकिन माँ जी के जोड़ों में बहुत दर्द है। विशाल, तुम कब तक जागोगे? नींद नहीं आ रही गौरी। अगर लकड़ियां खत्म हो गई तो तुम सबको नहीं बचा पाया तो? पिताजी बूढ़े हैं, बच्चे छोटे। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम अकेले नहीं हो विशाल, हम 10 लोग हैं, 20 साथ हैं। यह ठंड हमारी हड्डियों को गला नहीं सकती, लेकिन हमारे हौसलों को नहीं देखो अमर, हवा ने रोक दी, मोहन ने काकी को बचा लिया। हम सब मिलकर लड़ेंगे। दीदी, लकड़ियाँ खत्म हो रही हैं, बाहर सब गीला है। अगर आग बुझ गई तो हम सब बर्फ की मूर्ति बन जाएंगे। मैं और विशाल भैया नीचे वाली झाड़ियों से कुछ लाने की कोशिश करते हैं। मोहित, मुझे बहुत डर लगा। क्या हम कभी वापस सामान्य जीवन जी पाएंगे?
मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। हम हार नहीं मानेंगे कविता, देखो हम सब साथ हैं, यही हमारी ताकत है। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा गर्म पानी लाता हूँ। कई दिन बीत गए। एक रात जब तूफान अपने चरम पर था, एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ टूट रहा हो। यह भूस्खलन नहीं बल्कि हिमस्खलन था। ये कैसी आवाज है? बचाओ, भागो, पहाड़ गिर रहा है, सब पीछे हटो, गुफा के अंदर जाओ, जल्दी बच्चों को उठाओ, सब दीवार से सट जाओ। पहाड़ के ऊपर से भारी बर्फ और चट्टानें गिरकर उनके लटकते घर के सामने के हिस्से पर गिरी। एक बड़ी चट्टान गुफा के मुहाने पर आकर अटक गई, जिससे बाहर का रास्ता लगभग बंद हो गया। सिर्फ थोड़ी सी रोशनी और हवा आने की जगह बची थी। हम सब फंस गए। अब हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। अब हम यहीं दबकर मर जाएंगे या भूख और ठंड से दम तोड़ देंगे। चुप करो पायल, रोना बंद करो, रोने से ऊर्जा खत्म होती है और ठंड ज्यादा लगती है। जब तक सांस है तब तक आस है, शांत रहो सब। माँ माँ, क्या हुआ अप्पू बेटा, चोट लगी क्या? नहीं माँ, देखो यहाँ दीवार गरम है, ये पत्थर गरम है। गरम? ये कैसे हो सकता है? अरे हाँ भैया, यहाँ देखो, इस दरार में भाप आ रही है। भाप? इतनी ठंड में? मोहन अपनी कुल्हाड़ी लाओ, इस दरार को तोड़ते हैं। संभल कर बेटा, कहीं गुफा ढह ना जाए। नहीं बाबूजी, यह पत्थर कमजोर है। मोहन और अमर ने अपनी कुल्हाड़ियों से उस दरार को चौड़ा करना शुरू कर दिया। पत्थर कमजोर थे, वो टूटते चले गए। जैसे उन्होंने एक बड़ा पत्थर हटाया, सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी सी रह गई। दरार के उस पार एक विशाल गुफा थी, जिसके बीचों बीच एक प्राकृतिक गर्म पानी का कुंड था। बाबूजी यहाँ आइए, देखिए। हे भगवान, यह चमत्कार है। यह धरती के गर्भ से निकलने वाली गर्मी है। तुमने हमारी सुन ली प्रभु। दीदी, यहाँ तो ठंड बिल्कुल नहीं लग, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हीटर चला दिया हो। सब लोग अंदर आ जाओ। बहुओं, बच्चों को इस गर्म पानी के पास बिठाओ। रो लो बहुओं, आज जी भर के रो लो। लेकिन कल सुबह मुझे तुम्हारी आंखों में वही आग चाहिए जो हमारे परिवार को जिंदा रखेगी। माँ, ठंड से तो हम बच गए, लेकिन पेट की आग का क्या? राशन लगभग खत्म हो चुका है। हमें बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। हम हमेशा यहाँ नहीं रह सकते। कई दिनों तक उन्होंने उस गुफा प्रणाली को एक्सप्लोर किया। उन्हें एहसास हुआ कि यह गुफा पहाड़ के दूसरी तरफ खुलती है। भैया, यह रास्ता आगे जा रहा है। हवा का बहाव बता रहा है कि दूसरा छोर खुला हुआ है। शायद हम पहाड़ के उस पार निकल सकते हैं, जहाँ मौसम साफ हो। ठीक है, हम रिस्क ले लेंगे। सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलो। उफ, यहाँ कितनी बदबू है। माँ, ऊपर देखो, वो क्या है? चमगादड़। मसाल की रोशनी से चमगादड़ जाग गया और पूरे परिवार पर हमला कर दिया। बच्चे चीखने लगे, माँ बचाओ। मेरे रहते से कुछ नहीं होगा, हटो पीछे। सब नीचे झुको, सिर बचाओ। मोहन, मसाल घुमाते रहो, बस थोड़ा और। वो देखो, सामने रोशनी है, भागो उस तरफ, जल्दी सब बाहर निकलो। वो गुफा के दूसरे मुहावने से बाहर निकले तो नजारा अद्भुत था। वो पहाड़ के उस तरफ आ चुके थे जो हवा की दिशा में था। यहाँ तूफान का नामो निशान नहीं था। हल्की धूप खिली हुई थी। विशाल भैया देखो, धूप निकली है। और वो देखो, वो सामने कोई खंडहर नहीं, कोई पुराना किला या मठ लगता है। क्या वहाँ कोई रहता है? लगता तो नहीं, काकी वीरान है, लेकिन छत है और दीवारें हैं, या हमें पनाह देगी। वे उस वीरान किले में पहुंचे। वहाँ की दीवारें मजबूत थी और आंगन में भी गर्म पानी के स्रोत थे, जिसके कारण वहाँ आसपास फलों के कुछ जंगली पेड़ उगाए गए थे। दीदी, यहाँ देखो, इसमें पुराने बीज हैं और यहाँ कुछ सूखा अनाज भी है। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हम यहीं अपना दुनिया बसाएंगे। विशाल और उसके भाइयों ने फैसला किया कि वे अब नीचे बाढ़ग्रस्त और कीचड़ से भरे गांव में वापस नहीं जाएंगे। यह जगह सुरक्षित थी, गर्म थी और यहाँ जीवन की संभावनाएं थी। 3 महीने बाद बाढ़ और वो कड़ाके की ठंड हमें मारने नहीं आई थी, बल्कि हमें इस जन्नत तक पहुंचाने आई थी। अगर वह मुसीबत ना आती तो हम उस लटकते हुए घर में ना जाते और कभी इस गुप्त गर्म घाटी को ना खोज पाते। सुनो, आज खाने में वो जंगली मशरूम बनाना जो कल कुंड के पास मिले थे। बिल्कुल दीदी। और हाँ, नीचे की दुनिया को भूल जाओ। अब हमारा यही लटकता हुआ स्वर्ग है। विपत्ति के समय धैर्य और एकजुटता ही इंसान को बचाती। कभी कभी बुरा वक्त हमें बेहतर मंजिल तक पहुंचाने का जरिया बनता है। तेज हवाओं की सनसनाहट, बर्फबारी का शोर और जानवरों के रंग भरे आवाजें, कुदरत का कहर सिर्फ घर नहीं तोड़ता, कभी कभी रिश्तों की असली औकात भी दिखा देता है। उस तूफानी रात जब मौत दरवाजे पर थी, शंकरगढ़ में 2 हादसे हुए। एक घर टूटा और एक भरोसा। सुने ना, तू पागल हो गई है? यह मलबा है, यहाँ कुछ नहीं बचा। मैं शहर जा रहा हूँ, मेरे दोस्त की गाड़ी बस स्टैंड पर खड़ी है। मेरे साथ चलना है तो चल, वरना यहीं मर। गौतम, इन्हें छोड़कर भागोगे तो यह बूढ़े माँ बाप कहाँ जाएंगे? कायर हो तुम गौतम, अपनी औलाद का चेहरा तो देख लो। जान रही हो तुम, बहुत रिश्ते बनेंगे,
अभी मुझे अपनी जान प्यारी है। गौतम धक्का देकर अंधेरे में भाग जाता है। गायत्री अम्मा कीचड़ में सने पैरों के साथ पीछे से आती है। उनकी आवाज में कंपन नहीं, अंगारे हैं। जाने दे सुनैना, उसे रोक मत। जो मुसीबत में साथ ना दे वो अपना कैसा। आज से तू विधवा नहीं, इस घर की डाल है। वो भाग रहा है, तू डट कर खड़ी रहे। उठा अपना संदूक। उस रात सुनैना ने पति के लिए आंसू नहीं बहाए। उसने अपनी बेटी कुहू का हाथ थामा और जलते हुए घर की राख को माथे पर लगाकर कसम खाई कि अब वो किसी के भरोसे नहीं जिएगी। 6 महीने बाद अमरकंठ पर्वत टूटी झोपड़ी, बाहर चूल्हा जल रहा था जिसमें सिर्फ पानी उबल रहा था। कुहू ठंड से खांस रही थी। पानी में 2 आलू हैं और खाने वाले 5। अम्मा कब तक पत्थर उबाल कर पियेंगे? कुहू कल से भूखी है। माँ, मुझे पुराने घर की याद आ रही। वहाँ चूल्हे पर हलवा बनता था ना, यहाँ तो बस धुआं ही है। सो जा बेटा, सपनों में हलवा खा लेना। हकीकत में तो भगवान ने हमारी थाली ही छीन ली। शानी पास आकर अपना हिस्सा कुहू की थाली में डाल देती है। जी मेरा पेट भरा है। मैंने जंगल से कुछ कंदमूल खा लिए थे, या कुहू को दे दो। यहाँ हम हलवे से मीठा भी कुछ उगाएंगे, बस थोड़ा सब्र रखो। झूठ मत बोल छोटी, तेरी शक्ल बता रही तूने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। यह त्याग की देवी बनना बंद कर। अगर हम मरे तो तेरी इस उम्मीद की वजह से ही मरेंगे। तभी परसू सेठ अपने गुर्गों के साथ आता है। उसके हाथ में एक पुराना वही खाता है। अरे ओ गायत्री, क्या दावत चल रही है? गर्म पानी की दावत? सुना है बादलों में महल बना रही हो। यह बंजर पहाड़ तुम्हें क्या देगा? सिर्फ कफन के लिए पत्थर? सेठ जी, आप अपनी जुबान पर लगाम दीजिए। हम मेहनत कर रहे हैं। मेहनत? पुराना हिसाब कौन चुकाएगा? तुम्हारे बाप ने खाद के लिए कर्जा लिया था। अब तो वो खेत तो नहीं रहे ना। यह पहाड़ वाली जमीन मेरे नाम कर दो। बदले में शहर जाने का बस के किराया और 500 नगद दे दूंगा। आखिरी ऑफर है। सुनैना दराती हाथ में लेकर आगे आती है। उसकी आंखों में खून उतर आया। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाए, यह जमीन हमारी आखिरी उम्मीद है। कर्जा भी चुकाएंगे और ब्याज भी, लेकिन अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना यह दराती फसल बाद में काटेगी। परसू सेठ सहम के पीछे हट जाता है। अरे ओ पागल औरत, देख लेंगे जब बच्चे भूख से मरेंगे, तब मेरे ही पैरों में गिरोगी। नहीं बेटा, हम पत्थर से रोटी निकालेंगे। इस पहाड़ को भी झुकाना पड़ेगा। 1 महीना और बीत गया। उन्होंने कुछ बीज बोए थे, लेकिन सीधी बर्फीली हवाओं ने उन्हें काला कर दिया। सब खत्म अम्मा, सब खत्म हो गए। इस मेहनत से क्या बनाई थी, लेकिन रात की ठंडी हवा ने सब मार दिया। हम किसान हैं, पर शायद भगवान को मंजूर नहीं। मैंने कहा था ना शानी, यहाँ कुछ नहीं होगा। हम अपनी कब्र खोद रहे हैं। देखो, तुम्हारे यहाँ हिमालयन गोल्ड के बीज भी मर गए। मेजर रघुवीर लड़खड़ाते हुए छड़ी के सहारे उतरते हैं। उन्होंने यह मंजर देखा। खड़े हो जाओ जवान। फौज और किसान में एक ही फर्क होता है। फौजी सीमा पर मरता है और किसान खेत के लिए। साहब, आप कौन हैं? और हम रोए नहीं तो क्या करें? कुदरत हमारे खिलाफ है। कुदरत खिलाफ नहीं, तुम बेवकूफ हो। 20 साल पहले मेरा गांव भी ऐसे ही एक तूफान में बह गया था। मेरी माँ भी ऐसे खेत में बैठी रो रही थी, क्योंकि हमें कोई बताने वाला कि तूफान से कैसे लड़े। वो ठंड से मर गई और आज मैं फौज में चला गया। आज जब तुम्हें देखा तो लगा इतिहास खुद को दोहरा रहा है। मैं तुम्हें अपनी माँ की तरह हारने नहीं दूंगा। गायत्री अम्मा मेजर की ओर देखती है। उनकी आंखों में एक समझ और सम्मान का भाव आता है। तो हम क्या करें साहब? हवा रुकती नहीं। हवा को रोकना नहीं, मोड़ना है। दुश्मन सामने से वार कर रहा है और तुम सीना तान के खड़े हो। डिफेंस कहाँ गए? फौज में हम संसाधनों का रोना नहीं रोते, जुगाड़ करते हैं। तुम्हारे घर में पुरानी साड़ियाँ हैं? साड़ियाँ तो बहुत है। तो बनाओ उनका चक्र। उत्तर दिशा में जिधर हवा आती वहाँ मोटी साड़ियाँ बांधो और ऊपर हल्की सिफॉन की साड़ियाँ। हवा छन कर आएगी और गर्मी अंदर कैद रहेगी। इसे पॉली हाउस नहीं, साड़ी हाउस कहो। यस, तुम्हारी माँ की ममता की तरह फसल को ढक लेगा। मेजर साहब ने दिमाग दिया और बहुओं ने कर दिखाया। रघुवीर, जो कभी सरहद पर देश की रक्षा करते थे, अब इन किसानों की फसल की रक्षा करने के लिए कमांडर बन के आए थे। पूरे पहाड़ पर बाज गाड़े गए और रंग बिरंगी साड़ियां तान दी गई। 1 साल बाद साड़ियों के नीचे सब्जियां लहलहा रही थी। परसों से ट्रक लेकर वापस आता है। वाह, मान गए बहू। चलो, मैंने ट्रक मंगवा लिया है। सारी सब्जियां मुझे दे दो। 10 रुपए किलो एहसान मान लो, वरना मंडी तक ले जाने का भाड़ा कौन देगा? 10 रुपए? शहर में यह ब्रोकली और जुगनी 100 रुपए की बिकती है। हमें बेवकूफ मत समझो। तो शहर ले जाओगी कैसे? उड़कर? पूरा ट्रांसपोर्ट मेरा है। मुझे नहीं बेचोगी तो यही सड़ जाएगा सब। जिद छोड़ो सुनैना। तभी प्रिया अपने कैमरा गियर के साथ वहाँ आती। एक्सक्यूज मी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं अंकल।
मैंने अभी यह लाइव वीडियो डाला है, द सॉरी ग्रीन हाउस ऑफ हिमालयाज। और देखिए शहर के 3 बड़े होटलों ने एडवांस बुकिंग भेज दी है। वो अपनी गाड़ियां खुद भेजेंगे पिकअप के लिए। ये इंटरनेट वाला काम यहाँ भी? यह कैसे हो सकता है? इसे कहते हैं डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक सेठ जी। वक्त बदल गया, अब निकलो यहाँ से, वरना मेरी छड़ी को पुरानी आदतें याद आ जाएंगी। और सुनिए सेठ जी, कर्जे अगले महीने ब्याज समेत आपके मुंह पे मारेंगे, अब जाइए। शाम का वक्त घर में खुशियां मनाई जा रही थी, तभी एक कमजोर फटेल आदमी दरवाजे पर आता है। यह है गौतम। उसके कपड़े गंदे और आंखों में शर्मिंदगी। अम्मा सुनैना, मुझे माफ कर दो, शहर ने मुझे लूट ही लिया, वहाँ कोई नहीं अपना, मुझे घर आने दो। पूरा परिवार संध रह जाता है। गायत्री अम्मा का हाथ उठता है, फिर वो रुक जाती हैं। बेटा रुक जाइए अम्मा जी, एक कदम भी आगे मत बढ़ाइएगा। किस हक से आए हो, पति के हक से या बाप के? सुनैना, मैं डर गया था, गलती हो गई, अब मैं सुधर गया हूँ। देखो तुम लोगों ने कितना पैसा कमा लिया, हम फिर से साथ रहेंगे। कुहू बेटी मेरे पास आ जा। गौतम कुहू को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन कुहू डर के मेजर साहब के पीछे छुप जाती है। ओहो, तो तुम परिवार के लिए नहीं हमारी सफलता देख कर आए हो? जब कुहू भूख से तड़प रही थी तब तुम कहाँ थे? तब परसू सेठ हमारी इज्जत उछाल रहा था, तब तुम कहाँ थे? हम औरतों ने अपनी साड़ियाँ फाड़ कर खेत ढके, तुमने क्या किया? भाग गए? भैया, यह घर ईंटों का नहीं भरोसों का बना था, और वो भरोसा आप उस रात बर्फ में दफन कर गए थे। तो क्या हुआ, मुझे निकाल दोगे? मैं घर का बेटा हूँ, बड़ा बेटा हूँ। इस घर में कोई बड़ा या छोटा नहीं, यहाँ सिर्फ वो रह सकता है जो मेहनत करना जानता हो। पति बनकर नहीं रह सकते, अब खो चुके हो। रहना है तो मजदूर बनकर रहो, खेत में काम करो, पसीना बहाओ। अगर इस मिट्टी ने तुम्हें माफ कर दिया तो शायद मैं भी सोचूंगी। सुनैना का यह दुर्गा रूप देखकर मेजर साहब ने ही मन में सलाम ठोका। गौतम ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया था कि अब हक मांगना नहीं, कमाना पड़ेगा। उसने अपने शहर के जूते वहीं उतारे और नंगे पांव खेत की तरफ चल पड़ा। उसने फावड़ा उठाया और उसी पत्थर को काटने लगा जिसे देखकर वो कभी भाग गया था। उसकी आंखों से आंसू और शरीर से पसीना गिर रहा था। रात सुनैना दीदी, आपने उन्हें माफ क्यों नहीं किया? वो पति हैं आपके, थोड़ा नरम हो सकती थी। देखो वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। माफ कर देती तो वह फिर से कमजोर हो जाती। शानी, उसे यह सीखना होगा कि औरत जब घर बना सकती है तो बिना सहारे के चला भी सकती। आज मेरा स्वाभिमान मेरे सिंदूर से बड़ा है। जिस दिन वो एक अच्छा पिता बन जाएगा उस दिन शायद पति भी बन जाएगा। सही कहा, गिरना गलत नहीं, गिरकर उठना गलत है। गौतम को अभी उठना सीखना है, और तुम लोगों ने तो गिरने की परिभाषा ही बदल दी। अमरकंटक पर्वत अब सिर्फ सब्जियों के लिए नहीं बल्कि उन फौलादी इरादों के लिए जाना जाता है। मेजर का अनुशासन, सानी की बुद्धि और सुनैना का साहस, इन्होंने मिलकर बंजर को स्वर्ग बना दिया। बर्फ अब भी गिरती है, लेकिन अब वह फसलों को मारती नहीं बल्कि उन्हें बर्फ के फूल बनकर सजाती है। मित्र परीक्षा, सूर परीक्षा, रणांगने, विनय, व्रत परीक्षा, दान परीक्षा, चतुर्भिक्षे। इसका अर्थ मुसीबत में दोस्त की, युद्ध में सूरवीर की और अकाल में दानी की परीक्षा होती है। लेकिन यहाँ मुसीबत ने एक साधारण बहू को योद्धा और एक बिखरे हुए परिवार को अजेय बना दिया।